तो दोस्तों, इसके पहले कि हम आज वो एनआईए की पूरी बात कंप्लीट करें, एक मेरी छोटी सी एक सूचना है मेरे पंजाबी जो हमारे सुनने वाले हैं, बहुत हैं, हज़ारों की गिनती में हैं, उनके लिए मैं छोटी सी सूचना एक पंजाबी में देना चाहता हूँ। आज इस एपिसोड के साथ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक छोड़ रहा हूँ जो सुधीर सूरी मर्डर को लेके आज जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो उसकी बैकग्राउंड, जो आगे क्या होने वाला है, उसका एक एपिसोड हमने पंजाबी में बनाया है और वो हमारी पंजाबी चैनल हिंद पंजाब पे आप वो लिंक ओपन करके देख सकते हो। सब पंजाबी भरावां नूं ये सूचित किया जाता कि अज ये नाल एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक मैं लिंक दे रहे हैं असीं अज, उस लिंक ते जाके ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਮਰਡਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੈਨਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁਥਰੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ, ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੈਨਲ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ और लंबे समय तक देखो ताकि ਅਸੀਂ जल्दी इस चैनल ਨੂੰ अपने कदमों पर खड़ा कर सकें। सो अब वापस चलते हैं एनआईए की तरफ। तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर वो एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर तक, जो अभी कहीं छपी नहीं है, कहीं प्रकाशित नहीं हुई, ब्रॉडकास्ट नहीं हुई, लेकिन 2-4 दिन में खुल के सामने आएगी। लेकिन दिल्ली से खबर आ रही है बड़ी कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो बहुत सारे बड़े केसों पे काम कर रही है, हिंदुस्तान की आज के दिन की सबसे प्रीमियर एजेंसी है, जिसमें क्रिमिनल टेररिज्म लिंक जो है वो सामने लाया जाता है। जहाँ क्रिमिनल्स के, टेररिस्ट के साथ कोई रिश्ते पकड़े जाते हैं या देश की अंदरूनी या बाहरी सुरक्षा से जुड़े हुए किस्से सामने आते हैं, तो वहाँ पे एनआईए दखल देती है और बाकी एजेंसियों के साथ बहुत क्लोजली काम करती है, जैसे सीबीआई हुई और देश की जो राज्यों की जो पुलिस होती है, ईडी हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो या इनकम टैक्स हो, इन सब के साथ देश के अंदर मिलके एनआईए काम करती है। इसी तरह देश के बाहर स्कॉटलैंड यार्ड जो इंग्लैंड की पुलिस है, सीआईए जो अमेरिकन एजेंसी है, एफबीआई वो भी अमेरिकन एजेंसी है, उनके साथ, और इसी तरह की इंटरपोल उनके साथ, और दूसरे देशों की बड़ी एजेंसीज के साथ भी एनआईए का कॉन्टीन्यूसली तालमेल है, ताकि जो टेरर ग्रुप्स कहीं भी ऑपरेट करते हों उनके ऊपर निगाह रखी जाए और देश को उनकी एक्टिविटी से बचाया जाए। अब एनआईए बंदे पकड़ तो लेती है, बड़े छात्र किस्म के लोग होते हैं जिनको देश को खतरा होता है। पकड़ने के बाद उनको रखा कहाँ जाता है, ये एनआईए के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है। उन लोगों को राज्यों की जेल में रखना पड़ता है और जेलों का सिस्टम क्या है वो आप सबको मालूम है। जेल में शख्स इसलिए भेजा जाता है कि उसकी जो क्रिमिनल गतिविधियां हैं उनको कर्टेल किया जाए, जो चेन ऑफ कमांड है, जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको कट ऑफ किया जाए, ताकि जेल में बैठ के वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सके। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। एनआईए क्या करने जा रही है मैं आपको ये 2-3 मिनट के बाद बताऊंगा, पहले उसकी बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। एनआईए ने कल मुंबई की एनआईए कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में एक चार्जशीट फाइल की है दाऊद इब्राहिम
और उसके साथियों के ऊपर, जिनमें छोटा शकील शामिल है, दाऊद का छोटा भाई अनीस इब्राहिम शामिल है, छोटा शकील का रिश्तेदार आरिफ भाईजान शामिल है, छोटा शकील का करीबी सलीम फ्रूट शामिल है और उनका एक और साथी शबीर वो शामिल है। इसी तरह टाइगर मेमन जो पाकिस्तान में बैठा है, मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी, वो शामिल है। उसी तरह जावेद चिकना, दाऊद गैंग का बड़ा आदमी जो आज तक मुंबई ब्लास्ट के केस में वांटेड है और पाकिस्तान में है, वो भी उस चार्जशीट में शामिल है। चार्जशीट में बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं एनआईए ने। केस दर्ज करना और बात होती है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन करके जब हम कोर्ट में कोई एजेंसी चार्जशीट फाइल करती है तो वो केस को पुख्ता करती है। अब उसके ऊपर केस चलेगा। एनआईए ने जो 4-5 बड़े इल्ज़ाम उस चार्जशीट में लगाए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देश के अंदर अशांति फैलाने का काम, टेरर एक्टिविटीज़ करने का काम, दहशतगर्दी करने का काम, मनी लॉन्ड्रिंग का काम, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट चलाने का काम, हिंदुस्तान में फेक करेंसी लाने और बांटने का काम, और दुनिया भर के टेरर ग्रुप के साथ रिश्ते रखने का काम, जिनमें अल-कायदा, लश्कर तोयबा, जैश हरकत, इस किस्म के 6-7 आतंकी संगठनों के साथ दाऊद इब्राहिम के गैंग का लिंक बताया गया है। अब ये चार्जेस को कोर्ट में कहाँ तक साबित करने में एनआईए कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत सख्त कानून हकूक़ का, मनी लॉन्ड्रिंग और जो इसकी प्रोसीड्स हैं, जो क्राइम की गतिविधियों से पैसा कमाया जाता है, उसको देश के खिलाफ इस्तेमाल करने का चार्ज भी है कि क्राइम के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है कहीं ना कहीं, और उस इन्वेस्टमेंट को देश के खिलाफ गतिविधियां करने में इस्तेमाल किया जाता है। बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं। अब एनआईए की समस्या क्या है? जब ऐसे लोगों को जो महाराष्ट्र से पकड़े गए, वो महाराष्ट्र की जेलों में रखे जाते हैं अलग अलग। वो मुंबई की जेल हो या थाना की जेल हो या वहाँ के नज़दीक और जो जेलें हैं वहाँ पे रखा जाए। लेकिन जो क्रिमिनल और टेररिस्ट हैं, इनकी कम्युनिकेशन नहीं ख़त्म होती। वो जेल में बैठ के भी अपने बंदों से कांटेक्ट करते हैं, जेल से बैठ के अपनी हुकूमत चलाते हैं, जेल से बैठ के एक्सटॉर्शन करते हैं। उसी तरह पंजाब में दिल्ली की तिहाड़ जेल में जेल के अंदर बैठ के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या दूसरी चैनल करप्ट जेल ऑफिशियल के थ्रू मुलाकाती जो मिलने आते हैं उनके द्वारा, उनके थ्रू जो आगे मैसेज भेजे जाते हैं, पैसा एक्सटॉर्ट किया जाता है और वो पैसा देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, वो गतिविधियां बंद नहीं होती। पंजाब में हमने देखा सिद्धू मूसेवाला केस में पूरी की पूरी प्लानिंग जिन लोगों ने की, वो या तो जेल में बैठे थे या प्रदेश में बैठे थे। जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई की बात जेल में बैठ के होती है मोबाइल फ़ोन के थ्रू। दीपक टिन्नू के पास से मोबाइल पकड़े जाते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि पिछले दिनों में 18 वारदातें ऐसी हुई है जहाँ पे पंजाब की डिफरेंट जेल्स में हार्डन क्रिमिनल्स के पास से मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए, मिले, उनसे पकड़े गए। और कल 2 और केस हो गए। एक गोयंदवाल साहब की जेल से पकड़े गए और एक बठिंडा की हाई सिक्योरिटी जेल से क्रिमिनल्स के पास से मोबाइल फ़ोन पकड़े जाते। और बड़ी हैरानीजनक बात यह है कि उसकी कंप्लेंट कौन करता है? जेल का सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट। वो लोकल पुलिस में शिकायत करता है कि हमने इस कैदी से मोबाइल फ़ोन पकड़ा है, एफआईआर रजिस्टर कीजिए
और कैदी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कहीं ये नहीं आता कि उसके पास मोबाइल पहुंचाया किसने, जेल के अंदर मोबाइल गया तो गया कैसे, उस बात की जांच नहीं होती। एफआईआर तो ये करवानी चाहिए कि जेल के अंदर मोबाइल गया कैसे, उस आरोपी के पास वो हैंडसेट कैसे पहुंचा। कल तो सिम कार्ड, एडिशनल सिम कार्ड भी मिले हैं, चार्जर भी मिले हैं, कमाल की बात है। और जो लोग अंदर जैसा पहुंचाते हैं वही कंप्लेंट करते हैं, वो एक बहुत बड़ा नेक्सस है। जिसको ये फैसिलिटी दी गई उसने बराबर पैसे नहीं दिए तो उसकी शिकायत हो जाती है, जिन्हें पैसे दे दिए उसकी शिकायत नहीं होती। आने वाले दिनों में मैं आपसे एक ऐसे साबका कैदी की बात सुनाऊंगा जो मैं उस पर लगा हुआ हूँ कि जेल में करप्शन कैसे चलती है। हर चीज़ का एक कीमत है। बहुत हैरत अंगेज़ बातें उस शख्स ने बताई है। मैं एक और ऐसे शख्स के साथ भी टच में हूँ जो अंदर की बातें बताने को अभी राज़ी हुआ है। देखते हैं वो अपनी आवाज़ में बोलेगा कि नहीं। खैर, तो एनआईए के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद इतने खतरनाक लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन उनका अपने गैंग से टच, तालमेल खत्म नहीं होता। गतिविधियां उसी तरह चलती रहती है। क्या हल होगा इसका? उसके लिए एनआईए ने एक स्पेशल एक्शन बनाया है, एक्शन प्लान बनाया है। हिंदुस्तान के अलग अलग 6 राज्यों में, जिनमें महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स और एक साउथ में कर्नाटका या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना या शायद केरला में, इस तरह से अभी ये बात 2-4 दिन में बाहर आएगी। इन 6 राज्यों में 12 स्पेशल जेल बनाने का फैसला लिया गया है। हाई सिक्योरिटी जेल, जैसे कहते हैं कि वो ऐसी जेल जहाँ पे परिंदा भी पंख नहीं फैला सकेगा, जहाँ से अंदर की बात बाहर नहीं निकलेगी, बाहर की बात अंदर नहीं जाएगी। और इन जेलों का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि एक कैदी एक कमरे में बंद, ना तो दूसरे कमरे के कैदी को देख सकेगा, ना उससे बात कर सकेगा, और काफ़ी उनकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाएगा। और क्योंकि प्रिजन जो है, जेल जो सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए एनआईए लोकल जो राज्य हैं उनके साथ मिलके जॉइंट वेंचर जैसे हम इसको कह सकते हैं, प्रेजेंट बनेगी राज्य में, लेकिन उनकी पूरी बंदोबस्त, सिक्योरिटी, मैन पावर वो केंद्र सरकार प्रोवाइड करेगा। वहाँ के जेलर, सिक्योरिटी वाले सेंट्रल फोर्सेस के लोग होंगे। वो सीआरपीएफ के हो सकते हैं, वो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स के, पुलिस के हो सकते हैं, वो सीआईएसएफ के लोग हो सकते हैं। तो इस किस्म की स्पेशलाइज्ड फोर्सेस जो है, जो निगरानी, सिक्योरिटी करने के लिए बहुत अहम गिने जाते हैं। सीआरपीएफ की सिक्योरिटी देश के बड़े बड़े लोगों को भी मिली हुई है, जो देश की बड़ी संस्थाएं हैं, हमारे एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, हमारी ऑयल के जो कुएं हैं समुंदर में और बाहर, उनकी सिक्योरिटी, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, ये काफ़ी हद तक ऑलरेडी सीआईएसएफ या सीआरपीएफ के पास है। तो कई जगह पे आईटीबीपी भी है। तो इस तरीके से जो ये 10 से 12 जेलें जो बन रही हैं, उनकी पूरी मैन पावर एनआईए के द्वारा संचालित की जाएगी, दी जाएगी, और वहाँ पे लोकल दखल नहीं होगा। प्रबंध जो है कागज़ों पे लोकल स्टेट का रहेगा, लेकिन अंदर की पूरी जिम्मेदारी जो है वो एनआईए की होगी। तो एक तरीके से जो बनतर उनके सेल की बनाई जा रही, आपको याद होगा जब 1986 में जनरल वैद्या का कत्ल होता है तो पूना जेल में एक स्पेशल सेल बना था, जहाँ पे जिंदा सुखा की ट्रायल हुई थी। उसमें एक अंडा सेल बनाया गया था। अंडा सेल मीन्स एग शेप्ड एक सेल बनाए गए थे, जिसमें
8-10 कमरे बनाए गए थे जिसमें हार्ड कोर टेररिस्ट को या बड़े जो सीरियस सीरियल किलर वगैरह किस्म के लोग थे उनको रखा गया था। लेकिन उसकी बनतर ऐसी थी कि आपको दूसरा शख्स आपके साथ की कोठड़ी वाला नज़र नहीं आता, आप उससे बात नहीं कर सकते, हाथ मिलाना तो दूर की बात है, उसकी आवाज़ तक नहीं सुन सकते थे। और वो कंपाउंड ऐसा बनाया था छोटा सा कि उसके ऊपर से लाइट आने का एक झरोका रखा हुआ था, अदरवाइज बाहर की रोशनी भी उन सेल में नहीं जाती थी। लेकिन उसके साथ साथ अभी एनआईए ने मुझे जो कुछ बात दोस्तों ने बताई, कुछ इस किस्म का सेटअप कर रहे हैं कि कैदी सिर्फ कैद में नहीं हो, उसको ये रियलाइज भी हो कि मैं वाकई ही कैद में हूँ। वो इस किस्म की फैसिलिटी होगी जिस किस्म की एक ज़माने में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में उसके पास जो एक आइलैंड के ऊपर जिसको द रॉक कहते थे, एक कोई हॉलीवुड की मूवी भी बनी थी, फिल्म बनी थी द रॉक, जिसमें शॉन कॉनरी का बहुत बड़ा रोल था, बहुत हिट फिल्म थी हॉलीवुड की। उस किस्म की जेल जिसको अल्काट्राज़ कुछ इस किस्म उसके स्पेल उसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है, वो उस किस्म का डिज़ाइन इन नई जेलों का होगा, जहाँ पे आपकी मूवमेंट भी कर्टेल होगी, आपकी हवा पानी रोशनी का भी कंट्रोल किया जाएगा और आपको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जेलों में से एक दिन में 8 या 9 घंटे कैदियों को बाहर रखा जाता है ओपन में, लेकिन अल्काट्राज़ में आपको तकरीबन एक हफ्ते में 1 घंटा बाहर निकाला जाता था। जो अमेरिका के हार्ड कोर क्रिमिनल इंक्लूडिंग जो इटालियन माफिया के हेड थे उनको भी वहाँ पे रखा गया। तो बहुत बड़ा एक प्लानिंग सीरियस किस्म की अटेम्प्ट एनआईए की तरफ से की जा रही है। मुझे लगता है कि शायद ये आने वाले 6-8 महीने में शायद ये प्रिजन बन के रेडी भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं बननी है। ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 कमरों की एक जेल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकते हैं। उसके लिए एनआईए जो है वो 100 करोड़ की रकम एक जेल के हिसाब से स्टेट को देगी और स्टेट्स को इनकी जगह ढूंढने का काम दे दिया गया है। महाराष्ट्र में 2 जेल बनेगी, एक नागपुर साइड में जहाँ नक्सलाइट प्रभावित एरिया है गढ़चिरौली और उस किस्म के एरिया में, एक मुंबई के इर्द गिर्द कहीं बनेगी जाके, क्योंकि मुंबई में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। तो इसी तरह झारखंड में नक्सल प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और जो माइनिंग माफिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके भी बहुत बड़े लिंक कहीं ना कहीं दूर तक जाके मिलते हैं। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जरी चलती है, बहुत से ग्रुप्स के साथ हमारी सरकार ने समझौते किए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ चल रहा है। इसी तरह दिल्ली की तिहाड़ जेल है, लेकिन बाहर कहीं नहीं और एक नई स्पेशल है जिसको हाई सिक्योरिटी जेल कहते हैं, हाई सिक्योरिटी प्रिजन। तो ये एनआईए का एक बहुत बड़ा प्लान है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल को बंद करते हो और उसकी एक्टिविटीज़ बंद नहीं होती तो आपका पूरा किया किराए पे पानी फिर जाता है। तो देखना होगा कि ये मूव कितनी जल्दी पूरी होती है। पंजाब में मुझे शायद कुछ सोर्सेस ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर जो है हमारे डिफरेंट जिलों के, उनको कुछ खास जगह ढूंढने को बोला गया है, जिसको हम शॉर्ट लिस्ट कहते हैं। कुछ एरिया 25-50 एकड़ का एरिया लेके उसमें छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड हाई टेक प्रिजन, जहाँ पे कोई मोबाइल फ़ोन अगर स्मगल हो भी जाए तो चलेगा नहीं, वहाँ पे किसी की चिट्ठी पत्री नहीं जाएगी, मुलाकात भी बहुत कल्टेल की जाएगी, बहुत रेयर केसेस में मुलाकात करवाई जाएगी। तो जो गैंगस्टर आज जेलों में बैठ के अपनी हुकूमत चलाते हैं वो एक तरीके से कट ऑफ हो जाएंगे। अगर आपने उनको क्राइम से दूर रखना है तो उनकी जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो बंद करनी पड़ेगी, उनका जो कमाई के साधन हैं जो अंदर बैठ के चलाते हैं वो बंद करने पड़ेंगे, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है इस किस्म की फैसिलिटी इस नई जेलों में होगी। अब देखना होगा
एनआईए का ये कदम कितना कारगर साबित होता है शायद 1-1.5 साल में के बाद ही पता चलेगा। इसमें कुछ कानूनी दिक्कतें भी आ सकती हैं। कुछ लोग जो क्रिमिनल्स हैं बहुत शातिर होते हैं, वो शायद इसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं कि हमारे ह्यूमन राइट्स का दमन हो रहा है, कुछ इसकी बातें होंगी। लेकिन मुझे लगता है जब सरकार कोई तहैया कर लेती है, कोई फैसला कर लेती है और जहाँ देश की सिक्योरिटी और अखंडता का सवाल हो, तो ऐसे मुद्दों को शायद उछालना नहीं चाहिए, इनका सहयोग देना चाहिए और इसकी प्रशंसा करना चाहिए। जो लोग दूसरों के ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं रखते, गोलियों से शरेआम लोगों को मार के चले जाते हैं, उनको किस किस्म का ह्यूमन राइट्स आप दे सकते हो, ये कोर्ट को सोचना पड़ेगा। सिर्फ हम लकीर के फ़कीर नहीं बन सकते। आप 50 खून करके भी अपने लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की रायत मांगते हो, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और हमारे वकीलों को और जुडिशरी को भी इस बात पे ध्यान देना होगा। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।